हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इनॉक्स एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है, आज हमारा चैप्टर नंबर 8 होने वाला है और जिसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर 7 हमने अच्छे तरीके से ख़त्म कर लिया है और इसी प्रकार ये भी चैप्टर हमारा ख़त्म होने वाला है और बहुत ही छोटा चैप्टर है मेरे भाई ये। तो इसमें भी हम लोग 2 लेक्चर में इसे ख़त्म कर देंगे। तो अभी हम लोग ये चैप्टर जो है इसके बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम जैसा कि आपको पता चल रहा है, सजीवों का संसार। सजीवों का संसार मीन्स यहाँ पे हमें उन वस्तुओं के बारे में पढ़ना है जो कि सजीव या फिर निर्जीव हैं। यहाँ पे सजीव दिया है तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा सजीव के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको दोनों के बारे में दी जाएगी कि कौन सी वस्तुएं सजीव हो सकती है और कौन सी वस्तुएं निर्जीव हो सकती है। सजीव होने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए वस्तुओं में, और निर्जीव कैसे पता चलता है हमें कि ये वस्तु निर्जीव है। तो जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले कि आप जहाँ भी रहते हैं, आपके जो भी घर के मेंबर्स हैं, जैसे कि आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके कुछ पालतू जानवर रहते होंगे आपके साथ, जैसे कि गाय, बकरी, भैंस, बिल्ली, कुत्ता। आप अपने घर के दीवारों पर देखते होंगे छिपकली को देखते होंगे, कुछ कीट पतंग को देखते होंगे, आप मक्खियों को देखते होंगे अपने घरों में। तो ये सभी मेरे भाई सजीव है। इतना तो सबको पता है कि ये सभी सजीव है। लेकिन अगर हम उसे थोड़ा हट के बात करें, जहाँ पे आप सोते हैं, जैसे कि आपका पलंग हो गया, जैसे कि आपका खाट हो गया जिस पे आप बैठते हैं, जैसे कि आपका कुर्सी हो गया, जैसे कि आपका टेबल हो गया, तो ये सभी निर्जीव है। अब ये निर्जीव क्यों है ये भी आपको पता होगा। आप सिंपल सी इस बात को लगाते हैं कि भाई उसमें जान नहीं है, वो चल नहीं सकता, वो इधर उधर जा नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, इसलिए वो निर्जीव है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है, क्या पेड़ भी तो एक ही स्थान पे रहता है, वो भी कहीं नहीं जा सकता, वो भी कुछ हमसे नहीं बोल सकता, तो क्या वो भी निर्जीव है? नहीं, वो सजीव है। और कैसे सजीव है, इसी चैप्टर में हम लोग इस बात को भी जानेंगे। और सजीव होने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है और निर्जीव में कौन कौन से गुण देखने को नहीं मिलते, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को ये बोल पाते हैं कि ये वस्तु सजीव है और ये वस्तु निर्जीव है। तो सबसे पहले कि कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं जिसकी वजह से कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु को सजीव कहा जाता है, और वही गुण जब दूसरे वस्तु में नहीं होता है तो उस वस्तु को निर्जीव कहा जाता है। और ये गुण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप जिस गोले पे रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं, और उस गोले पर वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। पिछला बार मैंने बताया था कि धरती पे 2 भागों में विभाजित किया गया, पहला था पादप और दूसरा था जंतु। अब यहाँ पे मैं सजीव और निर्जीव की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी धरती पर वस्तुओं को 2 ही भागों में बांटा गया है, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव, सजीव में वे वस्तुएं आते हैं जो सजीव के गुणों को दिखाते हैं, और निर्जीव में वो वस्तु आते हैं जो सजीव में पाए जाने वाले गुण को नहीं दिखा पाते हैं। उन वस्तुओं को निर्जीव की श्रेणी में रखा जाता है। तो हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त वस्तुओं को, एक सेकंड रुकिएगा। हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त वस्तुएं जितने भी हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है, पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। मैं बात करूं तो जितने भी जीव आते हैं जो कि जंतु कैटेगरी के अंदर आते हैं, जितने भी जीव आते हैं और जितने भी पौधे आते हैं वो सजीव हैं मेरे भाई। और कुर्सी, मेज, टेबल, चौकी, पंखे, ये सभी क्या है, निर्जीव है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो पहले सजीव के शरीर के ही अंग थे। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जो कि पहले सजीव के शरीर के अंग थे, लेकिन अब वो क्या करते हैं, निर्जीव लक्षण को दिखाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं ऊन और चमड़े की, तो ऊन और चमड़ा जो है ये जानवर के त्वचा के अंग थे पहले, इसलिए ये सजीव के जैसे बिहेव करते थे। और खाद्य तेल और रबड़ की मैं बात करूं तो ये दोनों पहले पौधे के अंग थे, इसलिए ये दोनों भी सजीव की तरह ही व्यवहार करते थे। चमड़े का बेल्ट आपने देखा होगा। पहले क्या होता है, अगर आप अभी यहाँ पे चमड़े को छूते हो तो अभी कोई अगर आपको यहाँ पे चमड़े को छूता है या फिर चुट्टी काटता है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे साथ कुछ हो रहा है। लेकिन अभी वो जो आपका चमड़ा आपके घर में है उसके साथ आप कितना भी कुछ कर लो उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो अभी निर्जीव बन चुका है मेरे भाई।
तो इन सभी बातों को हम लोग लिखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब भाई मार्कर कहाँ गया? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त वस्तुओं को समस्त वस्तुओं को उसके गुणों के आधार पर गुणों के आधार पर सजीव तथा निर्जीव सजीव तथा निर्जीव, ये आपको याद रखना है। सजीव तथा निर्जीव निर्जीव दो श्रेणियों में बांटा गया है। दो श्रेणियों में बांटा गया है। तो हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त वस्तुओं को जो उनके गुणों के आधार पर वस्तुओं को जो भी बांटा जाता है उसके गुणों के आधार पर बांटा जाता है, इसलिए उसके गुणों के आधार पर दो ही श्रेणियों में बांटा गया है, वो है सजीव और निर्जीव। अब सजीव के अंदर जीव जंतु तथा पेड़ पौधे सजीव जीव जंतु तथा पेड़ पौधे सजीव की श्रेणी में आते हैं। पेड़ पौधे सजीव की श्रेणी में आते हैं। अब जैसे कि कुछ और बातों को मैं यहाँ पे लिख दूं, तो कुछ मैं अगर एग्जांपल दे दूं आपके सामने निर्जीव का, तो वो भी लिख लेना है, क्योंकि समझने के लिए थोड़ा सा वो आसान हो जाएगा। तो जैसे कि कुर्सी, पलंग, मेज, खाट, साइकिल। अब साइकिल तो भाई चलता है, तो ये सजीव निर्जीव कैसे हो गया? साइकिल, मोटरसाइकिल ये भी तो चलता है, आदि निर्जीव है। कुर्सी, पलंग, मेज, खाट, साइकिल, मोटरसाइकिल आदि ये सभी जो है निर्जीव है। अब साइकिल तो चलता है, लेकिन ये निर्जीव कैसे है, ये भी इसी चैप्टर में आपको जानना है, ठीक है। कुछ वस्तुएं जो है ऐसी होती है कि कुछ वस्तुएं जो होती है कि ऐसी होती है जो पहले सजीव के शरीर के ही अंग होते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया पहले, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो कि पहले सजीव के शरीर के अंग होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो निर्जीव के जैसे बिहेव करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कुछ वस्तुएं
ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जो पहले जो पहले सजीव सजीव के शरीर के ही अंग होते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं जो पहले सजीव के शरीर के ही अंग होते हैं, परंतु परंतु बाद में निर्जीव निर्जीव के लक्षण दिखाते हैं, परंतु बाद में निर्जीव के लक्षण दिखाते हैं। जैसे 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 कि मैं यहाँ पे भाई बात करूँ, समझना ध्यान से। जैसे चमड़ा हो गया, ऊन हो गया, चमड़ा हो गया, ऊन हो गया, और आपका चमड़ा व ऊन से बनी वस्तुएं, ठीक है। दूसरा आपका खाद्य तेल हो गया, खाद्य तेल हो गया, खाद्य तेल हो गया, और जो है कि आपका हो गया रबड़। खाद्य तेल और रबड़ हो गया, खाद्य तेल हो गया और रबड़ हो गया, चमड़ा और ऊन, खाद्य तेल और रबड़। तो यहाँ पे मेरे भाई ध्यान से समझना बिल्कुल कि यहाँ पे जो है चमड़ा और ऊन जो है, चमड़ा और ऊन ये जो है शुरू में सजीव के शरीर के ही अंग थे, सजीव के शरीर के अंग थे। और उस वक्त, जिस वक्त ये सजीव के शरीर के अंग थे, उस वक्त क्या हो रहा था, ये एक सजीव गुण दर्शाते थे। और जैसे आपका खाद्य तेल हो गया और रबड़ हो गया, तो ये पौधों के अंग थे, पौधों के अंग। इसको ऐसे लिखो, पेड़ पौधों के अंश, पेड़ पौधों के अंश, पेड़ पौधों तो ये क्या था, पेड़ पौधों का ही अंश था। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमें जो देखना है वो है सजीवों की विशेषताएं। सजीवों की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? तो पहला जो विशेषता है वो है संरचनात्मक इकाई। पहला विशेषता क्या है? संरचनात्मक इकाई। आवाज आज लगता है कुछ कम जा रहा है मेरे। पहला जो विशेषता है वो क्या है? संरचनात्मक इकाई। तो संरचनात्मक इकाई में हम लोग ये जानते हैं कि सभी जो सजीव और निर्जीव होते हैं उनके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। हेलो, सभी जो सजीव और निर्जीव होते हैं उनके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ न कुछ उनके पास क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो और उनके पास द्रव्यमान होता है और उनका अपना आकार भी होता है, और वो जो होते हैं जगह भी घेरते हैं। सजीव हो या फिर निर्जीव हो, दोनों के पास द्रव्यमान होता है, अपना आकार होता है, और वो जगह को भी छेदते हैं। निर्जीव की जो संरचनात्मक इकाई होती है
वो अणु होती है, क्योंकि अणु से ही निर्जीव मिल के बनता है। और सजीव का जो संरचनात्मक इकाई होता है वो कोशिका होता है, क्योंकि कोशिका से ही मिल के सजीव बनता है। तो अगर आपका हो गया है तो इसे मैं मिटा दूं। तो यहाँ पे लगाइए संरचनात्मक इकाई। सजीवों की विशेषता देखिए, संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई। तो कुछ ऐसे जैसे कि मैं बात बता रहा था आपको कि सजीव हो या फिर निर्जीव हो, तो दोनों के लिए, दोनों के पास मांस होता है, अपना अपना आकार होता है और अपना वो दोनों जगह को छेदते हैं। और जो है कि निर्जीव सभी वस्तुओं की अपनी अपनी संरचनात्मक इकाई होती है। तो जब मैं बात करूंगा निर्जीव के लिए, तो उसका जो संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई मीन्स जिनसे वो मिल के बने होते हैं। तो संरचनात्मक इकाई जैसे कि निर्जीव की मैं बात करूं तो उसके लिए अणु होता है। और अगर मैं बात करूं तो सजीव के लिए, तो वो कोशिका होता है। कोशिका जो होता है वो क्या होता है कि सजीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। तो यहाँ तक हम लोग पहले लिखेंगे कि सजीव व निर्जीव पदार्थ, सजीव व निर्जीव पदार्थ, सजीव व निर्जीव पदार्थ सभी के पास द्रव्यमान, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग मास कहते हैं, द्रव्यमान व आकार होते हैं, होते हैं, होते हैं तथा 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 ये सभी स्थान छेदते हैं, तथा ये सभी स्थान छेदते हैं। सजीव हो या फिर निर्जीव हो, सभी के पास द्रव्यमान होता है, आकार होता है, और ये सभी जो होते हैं क्या करते हैं कि स्थान को छेदते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूं कि भाई, अरे यार, कि निर्जीवों की संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक में जिससे उनकी संरचना हुई है, संरचनात्मक इकाई। तो मेरे भाई इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका संरचनात्मक इकाई वो हो जाएगा अणु, अणु। ठीक है, किसका संरचनात्मक इकाई अणु है, तो निर्जीवों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखिएगा। निर्जीव का सबसे छोटा कण, इसे ही हम लोग कहते हैं कि निर्जीव का सबसे छोटा कण, निर्जीव का सबसे सबसे छोटा कण, निर्जीव का सबसे छोटा कण, निर्जीव का सबसे छोटा कण। इसलिए यह जो है निर्जीवों की संरचनात्मक इकाई है, निर्जीवों का सबसे छोटा कण।
अब अगर मैं बात करूं कि सजीवों का संरचनात्मक इकाई क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे सजीवों सजीवों की संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई। सजीवों की संरचनात्मक इकाई जो है वो है कोशिका। वो क्या है? वो है कोशिका। तो कोशिका से ही सभी सजीव बने होते हैं। कोशिका से ही क्या होते हैं कि सभी सजीव जो होते हैं वो इसी के बने होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सभी सजीव इसी के बने होते हैं। सभी सजीव इसी के बने होते हैं। सभी सजीव जो होते हैं वो इसी के बने होते हैं। इसलिए इसे जो कहा जाता है कि या भाई कोशिका जो है वो सजीवों की संरचनात्मक इकाई है। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट। मैं बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ और बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। सभी चीज़ों को आराम से आपको सीखना है। और सजीव जो हो सकता है मेरे भाई वो एक कोशिकीय भी हो सकता है। एक कोशिकीय मतलब अभी पहले आप लिखिए, सजीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, हो सकते हैं। सजीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि सजीव जो है वो एक कोशिका का भी बना हो सकता है। यानी कि वो जो भी काम करेगा वह उसका एक ही कोशिका करेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, तो अमीबा हो गया और जीवाणु हो गया। ये दोनों क्या हैं कि एक कोशिकीय जीव हैं जो कि एक ही कोशिका से अपने कार्यों को संपादित करते हैं। एक ही कोशिका द्वारा सभी कार्य का संपादित किया जाता है। और ऐसे जीव जो बहुकोशिकीय होते हैं उनके लिए अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं उपलब्ध होती हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक कोशिकीय जीव है, तो हम लोग पहले एक कोशिकीय जीव के बारे में लिखेंगे। आगे बहुकोशिकीय के बारे में भी है, तो मैं बहुकोशिकीय के बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले लिखिए, एक कोशिकीय का मतलब हुआ, एक कोशिकीय मतलब कि सभी कार्य एक ही कोशिका द्वारा सभी कार्य संपादित करना। कोशिका द्वारा एक ही कोशिका द्वारा सभी कार्य संपादित करना, सभी कार्य संपादित करना, संपादित करना। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई होगी मेरे दोस्त। और अनेक जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। अनेक जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब उनमें बहुत कोशिकाएं पाई जाती हैं। अनेक जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, अनेक जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। अनेक जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय मतलब विभिन्न कार्य जो होता है, विभिन्न कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं कोशिकाओं का समूह। तो यहाँ तक आप इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आप इसे नोट कीजिए।
नोट करो भाई, तब तक मैं पानी थोड़ा पी लूँ। तो यहाँ तक आपका नोट हो गया है। तो चलिए इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो भाई, मेरे बातों को ध्यान से सुनना और समझना कि एक ही प्रकार से उत्पन्न होने वाली कोशिकाएं, एक ही प्रकार से उत्पन्न तथा एक ही प्रकार के कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एक कोशिकीय जो जीव था, ध्यान से सुनना और समझना, ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है इसलिए बता रहा हूँ। जैसे कि एक कोशिका जिसमें पाया जाता था, जिस जीव में, वो तो भाई सारा कार्य एक ही कोशिका से कर रहा था। उसके पास तो स्पेसिफिक ऐसा कुछ था नहीं कि अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं चाहिए, नहीं, एक कोशिका था उसके पास, सिंगल कोशिका। तो सिंगल कोशिका से ही सारा काम, खाना है तो वही कोशिका यूज होगा, और अगर उसे निकालना है, एक्सक्रीशन करना है, तो भी वही कोशिका का यूज होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी कार्य करना है उसके शरीर में, ऐसा कोई भी कार्य होता है तो वो एक ही कोशिका का यूज होता है, इसलिए उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। बहुकोशिकीय की मैं बात करूं तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारे अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। जब अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए, जब अलग अलग एक ही प्रकार से कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, अलग अलग कोशिकाएं एक ही प्रकार से उत्पन्न तथा एक ही कार्य करने वाली, यानी कि एक्सक्रीशन किसी व्यक्ति को करना है। अब ह्यूमन क्या है? ह्यूमन जो है वो बहुकोशिकीय है, मतलब मनुष्य बहुकोशिकीय है, उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। तो एक्सक्रीशन जिसे किसी को करना है, उत्सर्जन करना है, तो एक ही प्रकार की जो कोशिकाएं होती है एक्सक्रीशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसे कि एक्सक्रीशन के लिए ही रखा गया है, तो वो सारी एक जगह जमा होती है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका बनाती है। कोशिकाएं सिस्टम नहीं बनाती, अभी समझिएगा मेरी बात को। एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। तो वो उत्तक बनाती है, कोशिकाओं से उत्तक बनता है। तो बहुत सारी कोशिकाएं एक ही प्रकार की, यानी कि एक्सक्रीशन के लिए, जैसे बहुत सारी कोशिकाएं जब जमा हो जाती हैं एक ही साथ तो वो उत्तक का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे कि हमें भोजन करना है, भोजन खाने के लिए खाना है, तो उसके लिए जो भोजन हमारा पचेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए उसके लिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने का कार्य कौन करता है? उत्तक। लेकिन उत्तक को बनाने का कार्य कौन करता है? सेल, यानी कि कोशिका। तो जब उत्तक कैसे बनेगा? तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो उत्तक चाहिए, तो उत्तक के लिए सेल चाहिए। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट लेने वाले जो सेल होते हैं, वो बहुत सारे सेल एक साथ जमा होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे सेल सिर्फ डाइजेशन का ही काम करेंगे, पाचन कराने का ही काम करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, वो जब एक जगह जमा होगा तो उसी को उत्तक कहा जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? यानी कि एक ही प्रकार से उत्पन्न होने वाली और एक ही तरह के कार्य करने वाली कोशिकाएं जब एक साथ हो जाती है, एक साथ जमा समूह में जमा हो जाती है, तो उसी को उत्तक कहते हैं। तो यहाँ तक पहले इस बात को लिखिए कि एक ही प्रकार से उत्पन्न होने वाली, एक ही प्रकार से उत्पन्न होने वाली, से उत्पन्न होने वाली, एक ही प्रकार से उत्पन्न होने वाली तथा एक ही प्रकार से उत्पन्न होने वाली तथा एक ही प्रकार के कार्य करने वाली, तथा एक ही प्रकार के कार्य करने वाली, के कार्य करने वाली,
एक ही प्रकार से उत्पन्न होने वाली तथा एक ही प्रकार के कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है मेरे दोस्त। उत्तक, उत्तक, इसे इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ये समूह को उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब ध्यान से समझना मेरे भाई कि जैसे यहाँ पे कोशिका है, ठीक, जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ आपस में मिल जाती है तो वो क्या बनाती है? जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिल जाती है तो वो उत्तक बनाती है। और जब बहुत सारा उत्तक एक साथ आपस में मिल जाता है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है अंग। यानी कि जब बहुत सारा कोशिका एक साथ आपस में मिलेगा तो वो बनाएगा उत्तक, और बहुत सारा उत्तक जब एक साथ मिल जाता है तो वो अंग बनाता है, और जब बहुत सारा अंग एक साथ मिल जाता है तो अंग तंत्र बनाता है। पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आराम से समझाऊंगा। अंग तंत्र बनाता है, और जब बहुत सारा अंग तंत्र एक साथ मिल जाता है तो क्या बनाता है? वो जीव को बनाता है। वो जीव को बनाता है। यहाँ पे आके आपका लास्ट हो जाता है मेरे भाई। तो इस तरह का संगठन जो है सजीवों की विशेषताएं हैं। इस तरह का संगठन, इस तरह का संगठन, स्वयं और गठन संगठन सजीवों की विशेषताएं हैं। सजीवों की विशेषता है, विशेषता है, सजीवों की विशेषता है। तो इस तरह का जो संगठन है वो सिर्फ सजीवों में देखने को मिलता है। ये चीज निर्जीव में देखने को नहीं मिलता, यानी कि निर्जीव में अब्सेंट हो गया ये। पहले समझो, बहुत सारी कोशिकाएं, मान लो ये कोशिकाएं, ये कोशिका है, मैं समझा रहा हूँ, अभी अलग अलग सब है, अभी सब अलग अलग है, ये एक साथ हो गया तो ये क्या बना लिया? इसने उत्तक को बना लिया। इसका नाम उत्तक देते हैं हम लोग, इसका नाम उत्तक देते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास ये 3 हाइलाइटर है और ये 3 मार्कर भी है, ठीक है। ये 3 हाइलाइटर है और 3 मार्कर है। अब इसे ऐसे समझो ध्यान से, ये 3 हाइलाइटर और 3 मार्कर आपको अलग अलग दिख रहे हैं। अभी ये उत्तक है, अभी सॉरी, अभी ये कोशिका है, ठीक है। ये तीनों आपको अलग अलग दिख रहे हैं, ये अभी कोशिका है। अब ये साथ में आ गया भाई, देख लो इसे जब ये सब जब आपस में साथ में आ गया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे उत्तक, इसे उत्तक बोलेंगे। ये कोशिका है, अलग अलग पड़ा हुआ है, कोशिका है, सब अलग अलग है, कोई साथ में नहीं है। अब ये क्या है? ये सब आपस में साथ में आ गया तो इसने क्या बनाया? इसने उत्तक को बनाया। यहाँ पे देखो, इसने उत्तक को बनाया, ठोई ठोई उत्तक को बनाया, ठीक है। तो अब बहुत सारा उत्तक, ये उत्तक है, ऐसा ऐसा बहुत उत्तक आएगा मेरे पास। अभी देखो, मान लो ये भी एक उत्तक है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। ये भी एक उत्तक है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। अब ये सब जब साथ हो गया आपस में तो इसने क्या बनाया? इसने क्या बनाया? इसने क्या बनाया? क्या बनाया इसने अंग को बनाया। अब जब अंग बन गया, मान लीजिए, अब अंग को मैं असली एग्जाम्पल के साथ अगर समझाऊं तो अंग जो है, थोड़ा सा रुकना मेरे भाई। अंग, अंग को बनाया। अब अंग क्या बना? ये हाथ बना, ये हाथ बना, ये सिर बना, ठीक है, ये पैर बना दोनों मेरा, ठीक है, पैर बना। अब ये अंग जब आपस में मिल जाते हैं, ये अंग जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र मतलब जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम से के बाद फिर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो ये सभी सिस्टम, अंग तंत्र जो होते हैं वो सभी आपके शरीर में होते हैं। और जब ये सभी अंग आपस में मिल जाते हैं तो फिर हम बनते हैं। कौन बनता है? हम लोग बनते हैं, यानी कि एक पूरा जीव बन जाता है। जैसे कि हम लोग अभी, हमारे अंदर सब कुछ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब नर्व सिस्टम, सभी सब कुछ हमारे अंदर है, क्योंकि ये सभी आपस में कंबाइन हुए तभी तो हम बन पाए।
अगर ये कंबाइन ना होता तो आज हम भी यहाँ पे नहीं होते, आप भी यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे कोई नहीं होता अगर ये सभी अलग अलग होते या एक साथ नहीं मिलते। कोशिकाएं एक साथ आपस में नहीं मिलती, कोशिकाओं से ही सभी चीज़ बनते हैं। इसलिए सजीवों में कोशिका जो है वो संरचनात्मक इकाई कहा जाता है सजीवों का। और निर्जीवों में अणु से सारा कुछ बनता है, इसलिए उसे अणु को निर्जीवों का संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ आपका हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हेडिंग दूसरा बदलते हैं, जो कि आपका दूसरा हेडिंग है, क्या है, सजीवों में गति। गति 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 मतलब यहाँ कोई दुर्गति की बात नहीं हो रही है। गति मतलब चलना, दौड़ना, जो भी जिस भी प्रकार की उसमें गति हो उसी को गति कहते हैं, सजीवों में गति। तो यहाँ पे हेडिंग बदलेंगे और लगाएंगे सजीवों में गति। सजीवों में गति। तो क्या है, भोजन की खोज के लिए आदमी इधर से उधर जाता है, ठीक है। शत्रु से बचने के लिए भी आदमी कभी कभी दौड़ लगाता है। प्रजनन के लिए जो कार्य करता है, तो इन सभी को ही क्या कहते हैं हम लोग कि सजीवों में भाई गति हो रही है। यानी कि सजीवों में गति मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। गति दो प्रकार का हो सकता है, सजीवों में गति दो प्रकार का हो सकता है। शरीर के किसी एक भाग की गति हो सकती है, जैसे कि मैं अभी हाथ ऐसे कर रहा हूँ तो मेरा पूरा शरीर का गति नहीं हो रहा है, सिर्फ हाथों का गति हो रहा है। ये तो शरीर के किसी एक भाग की गति है। लेकिन अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते इधर से उधर जा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये पूरे शरीर की गति हो रही है। तो ये दूसरा गति था, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आया तो ये दूसरा गति था। सजीवों में दो प्रकार की गति होती है। पहला गति जो होता है वो किसी एक भाग की, शरीर के किसी एक भाग की गति, और दूसरा गति जो होता है वो होता है मेरे भाई संपूर्ण शरीर की गति। और इसी गति को, वह गति जो पूरे शरीर में हो रही है, उस गति को प्रचलन कहते हैं, जिसे कि इंग्लिश में लोकोमोशन कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे गति दो तरह की होती है। 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 पहला गति जो है वो है शरीर के किसी एक भाग की गति, किसी एक भाग की गति, शरीर के किसी एक भाग की गति। और दूसरा गति जो है वो संपूर्ण शरीर की गति, संपूर्ण शरीर की गति, संपूर्ण शरीर की गति। तो
जो गति संपूर्ण शरीर में हो रहा है, जो गति पूरे शरीर में हो रहा है, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रचलन। अब ये प्रचलन शब्द क्या है मेरे दोस्त, तो प्रचलन को इंग्लिश में लोकोमोशन कहते हैं। हमें तो ये भी हिंदी में समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में कहाँ से समझ में आएगा। अरे भैया मैं हूँ ना, बताऊंगा अभी लोकोमोशन किसे कहते हैं। लोकोमोशन संपूर्ण शरीर के, पूरा जो शरीर है किसी भी व्यक्ति का या किसी भी सजीव का, जो पूरा शरीर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो इसी गति को क्या कहते हैं कि प्रचलन कहते हैं, यानी कि लोकोमोशन कहते हैं, यानी कि मूवमेंट कहते हैं। तो संपूर्ण शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की गति को ही प्रचलन कहते हैं। तो इस भी पॉइंट को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने संपूर्ण शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की गति को ही प्रचलन कहते हैं। क्या हो गया है मेरे दोस्त, को ही अब लिखूंगा ही, को प्रचलन कहते हैं। को प्रचलन मतलब लोकोमोशन, LOCOMOTION, लोकोमोशन कहते हैं। मैं इंग्लिश में कुछ शब्द इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको आगे चल के टर्म थोड़ा सा लगे कि भाई मैं पहले से जानता हूँ इन सभी चीज़ों के बारे में। प्रचलन का गुण हमेशा सजीवों में ही देखने को मिलता है, निर्जीव में ऐसा कोई प्रचलन नहीं होता। सजीवों में जैसे कि मैं बात करूं, मछली का तैरना, चिड़ियों का उड़ना, ये भी प्रचलन के ही अंदर आता है। चौपाइयों मतलब जिसके 4 पैर होते हैं, चौपाइयों का चलना या फिर दौड़ना, जैसे कि गाय हो गया आपका, बकरी हो गया, भैंस हो गया, तो ये सभी क्या है, इनका चलना या फिर दौड़ना, ये क्या है कि प्रचलन के गुण को शो करते हैं, यानी कि गुण को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रचलन का गुण जंतुओं में ही होता है। प्रचलन का गुण सजीवों के साथ साथ सिर्फ जंतुओं में ही होता है, पादपों में नहीं होता। प्रचलन का गुण जंतुओं में होता है, जंतुओं में होता है। प्रचलन का जो गुण होता है वो जंतु में ही होता है, ठीक है, जंतुओं में होता है। तो जैसे पहला मछली का तैरना, दूसरा जो है आपका, पहला मछली का तैरना, दूसरा चिड़ियों का उड़ना, चौपाइयों का दौड़ना, चौपाइयों का चलना या फिर दौड़ना। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है आपको प्रचलन के गुण देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक बात और याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है कि प्रचलन का गुण से सिर्फ और सिर्फ जंतुओं में देखने को मिलता है, लेकिन भाई क्या है कि सजीव तो दोनों हैं और प्रचलन एक गुण है सजीवों का, तो ये पौधों में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी पौधे सजीव हैं। अब क्यों हैं आगे पढ़ेंगे, अभी पहले इतना नोट कीजिए।
तो यहाँ पे देखिए अभी आपका हो गया है। कि पौधों में केवल हिलने डुलने की क्षमता होती है। पौधों में केवल पौधों में केवल हिलने डुलने की क्षमता होती है। हिलने डुलने की क्षमता होती है। हिलने डुलने की क्षमता होती है। पौधों में केवल क्या होता है कि इसमें केवल हिलने डुलने का क्षमता होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों होता है? पौधों में केवल हिलने डुलने का क्षमता होता है क्योंकि जड़ के द्वारा, जिसका जो जड़ होता है पौधों का, इसके द्वारा वो जमीन से ही जमे रहते हैं, जमीन पर एक ही स्थान से जमे रहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जड़ के द्वारा जमीन पर एक ही स्थान पर जमे रहते हैं। एक ही स्थान पर जमे रहते हैं। एक ही स्थान पर जमे रहते हैं। जड़ के द्वारा जमीन पर एक ही स्थान पर जमे रहते हैं, इसलिए पौधों में केवल हिलने डुलने की क्षमता होती है। भाई वो कहीं इधर से उधर नहीं जा सकता। या तो पता चलेगा कि पेड़ तो हम रात में लगाए थे अपने खेत में, चला गया पड़ोसी के खेत में। आम का पेड़ लगा के सोए थे अपने खेत में, चल गया पड़ोसी के खेत में। इसलिए उसमें केवल हिलने डुलने की क्षमता होती है, वो इधर उधर नहीं जा सकते। और मेरे भाई एक बात मैं बोलना चाहता हूँ लास्ट में आके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस माइक में ना आज थोड़ी आवाज़ कम रिकॉर्ड हो पा रही है। ऑडियो लेवल मुझे दिख रहा है सामने, तो आवाज़ इसमें ना कम लग रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको आज आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप एक बार ना ये फ़ोन लगा के लेक्चर को ट्राई करना। ठीक है, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ सामने स्क्रीन पे कि आवाज़ ना आपको थोड़ा सा कम दिख रहा है। मुझे उधर से दिख रहा है, सामने लगा हुआ है स्क्रीन। हेलो भाई, देखो आवाज़ क्या है। अब देखना भाई आवाज़ कैसे जा रहा है। अभी सही है? अभी 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 सही है? रहने तो भाई, आज जैसे होगा ना देख लेना एक बार। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बताना मेरे को। वैसे मैं चेक तो कर लूँगा लेक्चर को कि आवाज़ कैसा है। ठीक है, वैसे मैं चेक तो कर लूँगा कि आवाज़ कैसा है इसका। आपको अगर कोई भी समस्या आएगा तो आप एक बार क्या करना, लीड लगा के देख लेना। अभी सही हुआ है आवाज़, अभी मैं देख रहा हूँ अभी सही हुआ है। शायद माइक का पोजीशन चेंज करने से सही हुआ है। हाँ, पता चल रहा है मुझे, यहाँ से पीछे लगा हुआ है स्क्रीन तो मुझे दिख जाता है। तो अगर कोई समस्या आए तो एक बार लीड लगा के देख लेना। और अगर आपके पास नहीं है तो एक किसी शांत माहौल में जाके देख लेना। और पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम पे, तो पीडीएफ से आप बाद में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। क्लास नोट्स पीडीएफ आपको एक देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारा लिंक रहता है, आपको देखने को मिलेगा क्लास नोट्स पीडीएफ। तो आप उस पर क्लिक करना, आप डायरेक्ट पीडीएफ के पास पहुँच जाओगे। लेकिन आप उसके लिए आपको टेलीग्राम चलाना आना चाहिए, मतलब चलाते हो आप, उसके लिए टेलीग्राम होगा आपके फ़ोन में, तभी आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा। नहीं होगा तो नहीं देख सकते हैं आप। तो चलिए, यहाँ तक आपका हो गया है, तो अब मैं बताता हूँ। अरे
हाँ, तो पौधों में केवल हिलने डुलने की क्षमता होती है। अब मैं बात करूं कि साइकिल भी आप जो चलाते हैं वो भी तो भाई चलता है, यहाँ से वहाँ पे पहुँचता है, आपको कहीं जाना है तो होता है तो वहाँ पे पहुँचा देता है, मोटरसाइकिल भी आपको वहाँ पे पहुँचा देती है, कार, बस, ट्रेन ये सभी तो चलते तो हैं, तो क्या ये भी सजीव हैं? ऐसा सवाल आ सकता है कि क्या मोटरसाइकिल, साइकिल इनमें भी प्रचलन देखने को मिलता है, तो क्या ये भी सजीव है? तो नहीं, क्योंकि निर्जीव, ये सभी वस्तुएं निर्जीव है और निर्जीव वस्तुओं में गति या फिर प्रचलन जो होता है वो किसी बाहरी शक्ति के कारण होता है। जैसे कि साइकिल में गति अगर हो रहा है तो हम उसके पैडल को जब घुमाते हैं तब उसमें गति होता है। घुमाने वाला कौन है? सजीव। नदी में जल का बहना जो होता है वो वायु वेग के कारण होता है, तो इसलिए वह भी जल जो है नदी में बहता है तो वो वायु वेग के कारण बहता है, कि वो भी एक बाहरी शक्ति के कारण बह रहा है। और वह बाहरी शक्ति क्या है? वायु का वेग। घड़ी की सुई टिक 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 घूमते रहती है, तो क्या वो सजीव है? नहीं, वो भी घूम रही है तो बैटरी के शक्ति के कारण। तो और मोटरसाइकिल भी तो क्या है? मोटरसाइकिल भी तो भाई चलता है तो वो पेट्रोल के कारण चलता है। यानी कि ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं जो निर्जीव है अगर उनमें गति हो रही है तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, उनमें कहीं ना कहीं बाहरी शक्ति का कॉन्सेप्ट लगा है। वो बाहरी शक्ति का यूज करके अपने आप को क्या कर रहे हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूं अगर कि निर्जीव वस्तुओं में गति या प्रचलन, निर्जीव वस्तुओं में, निर्जीव वस्तुओं में गति या फिर, एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई, सब चीज़ अभी ही होना रहता है जब लेक्चर शुरू करता हूँ ना तब। तो लिखिए कि निर्जीव वस्तुओं में गति या प्रचलन, निर्जीव वस्तुओं में गति या प्रचलन बाहरी शक्ति के कारण होता है। बाहरी शक्ति, शक्ति के कारण, ये शक्ति का पूर्व वाला शक्ति नहीं, फोर्स का शक्ति, शक्ति के कारण होता है। तो निर्जीव वस्तुओं में गति या फिर प्रचलन बाहरी शक्ति के कारण होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो साइकिल में गति, जैसे पहला जो है वो है साइकिल में गति, साइकिल में गति। दूसरा जो है वो क्या है? वो है कि नदी में जल का बहना, नदी में जल का बहना, नदी में जल का बहना, बहना। तीसरा जो है वो है घड़ी की सुई, घड़ी की सुई में गति, घड़ी की सुई में गति। तो पहला गति जो है वो है भैया पैडल से, पैडल मारने से इसमें गति आती है, पैडल से। दूसरा में जो है नदी में जल जो बह रहा है वो वायु वेग के कारण, वायु वेग, वायु वेग या के हो गया तो वायु के वेग द्वारा, वायु के वेग द्वारा। यहाँ तक कोई गति नहीं, सॉरी, घड़ी की सुई में कोई गति है
तो वो है बैटरी की शक्ति के कारण, बैटरी की शक्ति से, बैटरी की शक्ति से। तो यहाँ तक आप इसे नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। अब ये तो निर्जीव के लिए क्या था कि बाहरी शक्ति की जरूरत पड़ रही थी गति के लिए। अब अगर हम बात करें सजीव में, क्या सजीवों में भी ऐसी कुछ आवश्यकता पड़ती है बाहरी, जिसमें कि जिसके कारण कि हम गति कर पाए? तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मन हुआ तो चल रहे, हमारा मन हुआ इधर चलने का तो इधर चल रहे, हमारा मन हुआ तो इधर चल रहे, हमारा मन हुआ जिधर कर जाने का उधर चल सकते हैं। और हमारे लिए, सजीवों के लिए ऐसी किसी भी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती जिसके कारण कि हम लोग गति कर सकते हैं, या फिर ऐसे किसी भी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमारा मन हुआ गति जब करने का तब गति कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि सजीवों में सजीवों में गति के लिए किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो सजीवों में गति के लिए किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि सजीव जो होते हैं वो स्वयं गति कर सकते हैं, स्वयं गति कर सकते हैं, स्वयं गति कर सकते हैं, स्वयं गति कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ तक आप इसे नोट कीजिए। 1 मिनट का समय मैं देता हूँ आपको। फटाफट आप इसे नोट कीजिए। फटाफट नोट कीजिए, फटाफट, 1 मिनट का समय मिल रहा है आपको। अब भाई ध्यान से सुनना कि यहीं तक हम लोग आज इस लेक्चर में रखने वाले हैं। अगला लेक्चर में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत ही छोटा है। ठीक है, चैप्टर बहुत छोटा है, इसलिए छोटे चैप्टर को हम लोग 2 ही लेक्चर में कवर कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा और आपको साइंस के सारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो आप इस लेक्चर में नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको समझ में आया, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं वीडियो में या फिर टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता है। आपको जितने भी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म है उनका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के अबाउट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अब अपना ऑनेस्ट रिव्यू देके जाइएगा। और मैथ का भी लेक्चर बहुत ही जल्द आएगा। मैंने कहा था कि संडे को, लेकिन ये पहला लेक्चर मैं इधर ही देने वाला हूँ। और अपने दोस्तों के साथ बताइएगा, अपने रिलेटिव्स के साथ बताइएगा जो भी क्लास 6 में पढ़ रहे हैं।
आप सभी के साथ शेयर कीजिएगा। साइंस और मैथ आपको मैं कराने वाला हूँ। मैथ के लिए भी मैंने अनाउंसमेंट कर रखा है, वीडियो आ चुका है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ओके बच्चों, सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। लव यू, बाय बाय, सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय।